हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल या नॉलेज सेंटर। तो चलिए आज हम करेंगे घटना चक्र में पॉइंटर का आधुनिक इतिहास का। तो हम स्टार्ट करते हैं क्योंकि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, तो रिवीजन के थ्रू इसको हम करेंगे। तो ये है जीएस पॉइंटर। तो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो वास्को डी गामा काली तट तट पर कब पहुंचा था? तो 1498 को पहुंचा था। और पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन था? तो वो था फ्रांसीसी द अल्मीडा। और नेक्स्ट है, वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किया था, तो वो किया था जमोरिन ने। वास्को डी गामा कहाँ का था? तो पुर्तगाल का था। क्रिस्टोफर कोलंबस स्पेन का था। कैप्टन कुक जो थे ग्रेट ब्रिटेन के थे। और तस्मान जो था वो हॉलैंड का था। भारत में पुर्तगालियों की शक्ति का वास्तविक संस्थापक अल्बुर्क का था। और पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम दुर्ग का निर्माण जो है कोचीन में किया था। पुर्तगाली कोचीन पूको। और मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत में व्यापार संबंध स्थापित करने वाले थे पुर्तगाली। भारत में प्रथमतः सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था पुर्तगालियों ने। बंगाल की बांदेल, चिंसुरा, हुगली तथा श्रीरामपुर फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगाली द्वारा स्थापित की गई थी वो थी हुगली। नेक्स्ट है, पौंडीचेरी के संदर्भ में सही कथन है। पौंडीचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थे। हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए अड्डा बनाया था पुर्तगालियों। कलकत्ता का संस्थापक कौन था? तो वो था जॉब चार्नोक। भारत में यूरोपीय शक्तियों में के प्रवेश के संदर्भ में सही कथन है। तो अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना दक्षिण भारत के मछलीपट्टनम में तथा पूर्वी कारखाना भारत में अंग्रेजी कंपनी ने 1633 में उड़ीसा में पहला कारखाना लगाया था। और डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1746 में मद्रास में कब्जा किया था। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी आरंभ करने वाले थे और डच थे। सही कथन है। डचों के पुर्तगालियों को पराजय किया और आधुनिक कोच्चि में उन्होंने फोर्ट विलियम का निर्माण किया। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज क्या था? तो भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी और कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था तथा उसके पास आधुनिक हथियार थे। भारतीय नौसेना सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव था, जिसके फलस्वरूप उन्हें अच्छा वेतन देता था, अपनी सेवा में उनकी लग जाते थे। ब्रिटिश कंपनियों से भारत से व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था लीवेंट कंपनी को। अगला है, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का बादशाह अकबर था। वह मुगल बादशाह सम्राट जिसके शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया, वो जहांगीर था। भारत में 1633 में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी सूरत में। वह अंग्रेज अधिकारी जिसने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था वो थे थॉमस वेस्ट। यूरोपीय व्यापारियों कंपनियों में से सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया था अंग्रेजों ने। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई लिया था पुर्तगालियों से। ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर जिसे औरंगजेब द्वारा भारत में से निष्कासित किया गया था वह था सर जॉन चाइल्ड। और प्रथम कर्नाटक युद्ध का तत्कालीन कारण था उस समय कारण था अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण। कर्नाटक के युद्ध का अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण था। कर्नाटक का प्रथम युद्ध लड़ा गया था अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य। और ये जो है सुमिलित करना है। तो प्रथम कर्नाटक में यक्स फर्स्ट अरे यार क्या हाँ, तो इसका याद करने का बहुत कंफ्यूजन होता है। तो कर्नाटक है ना, वो ये यक्स याद कर लीजिए। कैसे कर्नाटक यक्स सैपल की संधि। और द्वितीय कर्नाटक निर्णायक रहा, मतलब द्वितीय कर्नाटक नथिंग, पहले में यक्स है दूसरे में नथिंग है। और तृतीय कर्नाटक में पेरिस हो गया, केपी लिख लीजिए आप, के पेरिस की संधि हुआ। और प्रथम मैसूर ब्रिटिश हार गया था। ठीक है, प्रथम कर्नाटक क्या है? प्रथम कर्नाटक के यक्स मतलब एक क्या बोलते हैं उसको, एक लाख जयपल की संधि हुई थी। और द्वितीय में कुछ नहीं हुआ था, तृतीय में पेरिस की संधि हुई थी। प्रथम यूरोपीय व्यक्ति जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ की थी, वह डुप्ले था। डलहौजी वाला नियम पूरा था इसका। भारत में फ्रांसीसियों ने अपना पहला कारखाना स्थापित किया था सूरत में। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी संस्थापित हुई थी लुई 14वें के कार्यकाल में।
भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है कोबल्ट को। बंगाल में डचों द्वारा स्थापित कारखाना था चिनसुरा। डच है ना, अच्छा से चिनसुरा में। और फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में सफल रहे क्योंकि अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी। भारत में यूरोपीय शक्तियों के आगमन का क्रम है पुर्तगीज, डच, फ्रांसीसी और पी डी ई एन एफ पेडेक पेडेक हो गया, ठीक है। पौंडीचेरी फ्रेंच का था। गोवा पुर्तगाली के अंडर में था। पुर्तगाली फ्रेंच के अंतर्गत और पौंडीचेरी और गोवा पुर्तगीज के अंतर्गत। पटसान के बाद टेनिस के अंतर्गत और रेसंद्राज जो है डच के अंतर्गत थे। यूरोपियों में से स्वतंत्रता पूर्वक भारत में व्यापार के रूप में सबसे अंत में कौन आया था? तो फ्रांसीसी आया था। अभी आपको बताया गया क्या? पीडेक 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 पीडीएफ है, पीडीएफ बोल दीजिए इसको। अगला ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब। तो मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था मुर्शिद कुली खान। कौन था? मुर्शिद कुली खान, मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर। वह युद्ध जिसमें भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को आरंभ किया हुआ था प्लासी का युद्ध। सिराजुद्दौला द्वारा लॉर्ड क्लाइव द्वारा परास्त हुआ प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला। और भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक था रॉबर्ट क्लाइव। और उसके बाद है अल्बुकर्क, रॉबर्ट क्लाइव, फ्रांसीसी डुप्ले, लॉर्ड कॉर्नवालिस में से जिसे स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कहा जाता है वो क्लाइव को कहा जाता है। प्लासी का युद्ध मैदान में अवस्थित है पश्चिम बंगाल में। प्लासी का युद्ध ये तो और ही है। तो प्लासी का युद्ध कहाँ? पश्चिम बंगाल में है। बंगाल का वह नवाब जिसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की वह है मीर कासिम। सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को संस्थापित किया वह था बक्सर का युद्ध। और अगला है बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? शाह आलम द्वितीय था। और बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब मीर जाफर था। इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता मिली थी बक्सर युद्ध में। ईस्ट इंडिया कंपनी की दीवानी प्रदान की गई थी शाह आलम द्वारा। और 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी प्रदान की थी मुगल सम्राट ने। वह गवर्नर जिसके कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार, उड़ीसा में दीवानी अधिकार दिए गए वह था रॉबर्ट क्लाइव। नेक्स्ट सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा का दीवानी प्रदान किया 12 अगस्त 1765 को। ठीक है, बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्राप्त की थी 12 अगस्त 1765, वेरी इंपॉर्टेंट। और इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान नियुक्त किया मोहम्मद रजा खां को। 1765 में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले जिस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आया वह थी खासी। 18वें शतक में भारत में लड़े गए युद्धों का सही क्रम है अंबर का युद्ध, फिर अंबर का युद्ध, प्लासी का युद्ध, वांडीवास का युद्ध और बक्सर का युद्ध। ठीक है, अंबर, प्लासी, वांडीवास और उसके बाद बक्सर, एपी वीपी। ठीक है, उसके बाद है बक्सर का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो मीर कासिम और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच। वांडीवास का हुआ था फ्रांसीसी और ईस्ट इंडिया के बीच। चिलियाँ वाला युद्ध हुआ था डलहौजी और बिरुद सिख के बीच। और खुर्दा का युद्ध था निजाम विरुद्ध के मराठे के बीच। खुर्दा, निजाम विरुद्ध मराठे के बीच। और भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध मराठों ने किया था। क्षेत्रीय राज्य पंजाब या मैसूर की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है? रणजीत सिंह के राज्य में सम्मिलित था श्रीनगर। और रणजीत सिंह संबंधित थे सुकर चकिया मिसल से। महाराणा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी लाहौर थी। और रणजीत सिंह के सुप्रसिद्ध कोहिनूर प्राप्त किए थे उन्होंने 7 सूजा से। और ईश्वर की रणजीत सिंह याद रखिए इनके पास भी था ये क्या कोहिनूर। ईस्ट इंडिया ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निवास देखूं, इसलिए उसने दूसरी आंखों की रोशनी ले ली। कथन था महाराज रणजीत सिंह की। महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी थे खड़ग सिंह। सिख राज्य का अंतिम शासक राजा था दलीप सिंह। पंजाब के पूर्व महाराजा दलीप सिंह के विषय में 23 अक्टूबर 1893 को उनका निधन पेरिस में हुआ। नासिक में उनकी अंत्येष्टि हुई। उन्होंने कभी भी किसी धर्म नहीं छोड़ा था। वह कभी भी रूस नहीं गए थे। ये सब सही है। तो 23 अक्टूबर 1993 को उनका निधन पेरिस में हुआ था। पंजाब के विलय के पश्चात पंजाब पर शासन करने के 3 परिषद सदस्य थे। कौन से थे? सर हेनरी लॉरेंस, जॉन लॉरेंस और चार्ल्स ग्रेविन मार्शल।
प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो कि 1766 से 69 3 साल तक चला था, 66 से हैदर अली के मध्य लड़ा गया था। उसके बाद ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टो नोवो के युद्ध में हराया था, वह था सर आयर कोट ने। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई थी श्रीरंगपट्टनम में, ठीक है। और उसके बाद वह भारतीय शासक जिसने विदेशों से आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किया था, वह था टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 में हराया था पोलीलूर में। अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि की थी टीपू सुल्तान के साथ, और टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में मारे गए थे 1799 में। उसके बाद में प्रथम मैसूर युद्ध था, हैदर अली विजित हुआ, और द्वितीय मैसूर युद्ध निर्णायक रहा। और तीसरा था तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, टीपू सुल्तान युद्ध में पराजित हुआ और अपना भूभाग अंग्रेजों को दिया। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध है, टीपू पराजित किया गया और युद्ध के में दिवंगत हो गया। अगला है बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण करवाया, वह था सरदना में। सही कथन है महाराजा रणजीत सिंह ने लाहौर में तोपों के निर्माण के लिए आधुनिक ढलाई खाने स्थापित किए। आमेर में सवाई सिंह ने यूक्लिड के रेखा गणितों के तत्वों का संस्कृत में अनुवाद कराया। मैसूर में टीपू सुल्तान ने श्रृंगेरी मंदिर में देवी शारदा की मूर्ति के निर्माण के लिए धन दिया था। सही कथन है प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की पराजय के लिए मीर जाफर ने अंग्रेजों से मिलकर षड्यंत्र रचा। गवर्नर और गवर्नर जनरल वायसराय। सही कथन है जन प्रशासन की नींव वारेन हेस्टिंग द्वारा मजबूती से रखी गई, जिस पर ऊपरी संरचना कॉर्नवालिस ने की। ईस्ट इंडिया कंपनी का सैनिक और सैनिक सुधार का श्रेय क्लाइव को था। लॉर्ड डलहौजी ने द्वितीय के सिद्धांत के आधार पर ब्रिटिश साम्राज्य के समृद्ध क्षेत्र जोड़े। कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल था लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है वारेन हेस्टिंग से। बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया था वारेन हेस्टिंग ने। और वह गवर्नर जनरल जिस पर ब्रिटिश संसद ने महाभियोग का मुकदमा चलाया था, वह था वारेन हेस्टिंग। भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना कॉर्नवालिस ने की थी। वह गवर्नर जनरल जिसने भारत की संविधानबद्ध मतलब सिविल सेवा का सृजन किया। कालांतर में भारतीय सिविल सेवा के नाम से जानी गई, वह था कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस की कब्र स्थित है गाजीपुर में। 1802 की बसीन की संधि पर हस्ताक्षर किया था अंग्रेजों एवं बाजीराव सेकंड के मध्य हुआ था। और लॉर्ड वेलेस्ली की बसीन बाजीराव और अंग्रेज बसीन बाजीराव 1802, ठीक है। स्वीकार करने, ठीक है। लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि स्वीकार करने वाला वेलेस्ली की क्या थी, सहायक। विश करता था, वेलेस्ली सहायक करता था, विश करने पे आ जाता था, ठीक है। तो इसमें जो पहला जो था स्वीकार जो किया था वो मराठा सरदार था पेशवा बाजीराव सेकेंड। सबसे सहायता संधि को क्रियान्वित किया था लॉर्ड वेलेस्ली के काल में। सहायक संधि व्यवस्था को स्वीकार करने वाला प्रथम भारतीय देशी शासक था, वह हैदराबाद के निजाम थे। हैदराबाद मैसूर अथवा सिंध में वेलेस्ली सहायक संधि स्वीकार करने वाले राज्य का क्रोनोलॉजी है, तो वह हैदराबाद है, मैसूर है, अवध है, सिंधिया है, हमास याद कर लीजिए, हमास, ठीक है। पहले कौन सा है, पहले हैदराबाद, मैसूर, और से अवध, और से सिंधिया, हमास। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक था अवध का नवाब। तो यदि प्रश्न वेलेस्ली की सहायक संधि पूछी जाए तो प्रथम राज्य के बारे में पूछे तो हैदराबाद होगा। नवाब के बारे में पूछा गया तो वो हो जाएगा कौन, ये अवध का नवाब। हैदराबाद के निजाम में इंदौर के होलकर राज्य, जोधपुर के राजपूत राज्य तथा मैसूर के शासक ने सहायक संधि स्वीकार नहीं किया। इंदौर के होलकर राज्य ने, ये नहीं थे। भारतीय राज्यों पर अंग्रेजी प्रभुत्व स्थापित करने के लिए प्रशासन में सहायक संधि प्रणाली का सूत्रपात लॉर्ड वेलेस्ली ने किया। अभी बताए वेलेस्ली, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी का राजदूत राज्यों में सहायक संधि करने का मुख्य उद्देश्य था अंग्रेजों की प्रभुसत्ता स्थापित करना। उस समय जब नेपोलियन की शक्ति के समय यूरोप में साम्राज्य धराशायी हो रहे थे, तो तत्कालीन समय में वह ब्रिटिश गवर्नर जनरल जिसने भारत में ब्रिटिश पताका फहराया था, वह वेलेस्ली ही था। आंग्ल नेपाल युद्ध जिसके शासनकाल में हुआ था, वह हेस्टिंग्स था। आंग्ल नेपाल के बीच कौन था, ANH, ठीक है। और हेक्टर मुनरो था बक्सर में, था। लॉर्ड हेस्टिंग नेपाल संधि में था। और वेलेस्ली चतुर्थ आंग्ल
मैसूर युद्ध में था, कॉर्नवालिस तृतीय, मैंगलम अंगलम मैसूर युद्ध में था। अब यहाँ अगर तृतीय चतुर्थ में कंफ्यूजन होगा तो तृतीय में जो कि लॉर्ड कॉर्नवालिस, टीके याद कर लीजिए, टीके टीके टीके, और ये हो जाएगा वेलेजली वी। देखो ये वेलेजली वी तो है ही, इसके आगे अगर 1 लगा देंगे तो 4 भी बन जाएगा। ऐसे याद कर लो इसको, रोमन अंक का, ठीक है। और बसीन और ये हेक्टर मुंडो बक्सर में था। मोबी एमबी हो जाएगा बक्सर के युद्ध, और ये मुनरो और हेस्टिंग जो था वो नेपाल में था। एचएन तो हो ही गया, ठीक है, HN4 HN3 3N ये सब है ना। तो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था, तो वो होता है हेस्टिंग के शासनकाल में। तो थॉमस मुनरो बंदराज के गवर्नर थे 1820 से 27 तक। तथाकथित कुशासन के आधार पर जिस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था कर्नल विलियम बेंटिक। बेंटिंग जो मैसूर को ले लिया था कुशासन के आरोप पे, बेंटिक बेट दिया था। गवर्नर जनरल जो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में संबंध था तो कॉर्नवालिस था, ठीक है। टी के बोला था मैंने, ठीक है, TMK बोल सकते हैं आप। तो ठगों के दमन से संबंध था कैप्टन स्लिंगमैन, और सती प्रथा की पाबंदी लगाई थी बेंटिक ने। और विलियम बेंटिक इस सती प्रथा को समाप्त किया था 1829 में। बंगाल के दासों के निर्यात को रोक दिया गया था 1789 में लॉर्ड डलहौजी द्वारा। अवध का अंग्रेजी राज में विलय हुआ था कुप्रशासन के कारण। ब्रिटिश सरकार साम्राज्य में अवध का विलय हुआ था 1856। तो यहाँ पर क्रोनोलॉजी दी है, पंजाब का विलय कब हुआ था और उसका। तो पहले सतारा हुआ था, फिर पंजाब हुआ था, फिर आपका फिर करौली का विजय, फिर अवध का विजय। मतलब 1849 में पंजाब को ले लिया था, 1848 सतारा को, फिर 56 में अवध को, और 55 में करौली को। वो जनरल गवर्नर जिसने विलय की नीति नियोजित एवं क्रियान्वित की वो डलहौजी था। और कौन था? भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान झांसी, संबलपुर, तो सतारा राज्यों के विलय का सही क्रम हो जाएगा सतारा, संबलपुर, झांसी, SSJ, ठीक है। और अंग्रेजों द्वारा सिंध विजय संपन्न हुई थी लॉर्ड एलनबरो के समय में, सिंध विजय एलनबरो। और सिंध पर ब्रिटिश सरकार ने कब्जा किया था 1843 में। जब अवध के ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ तो उस समय अवध का ब्रिटिश रेजिडेंट था जेम्स आउट्रम। भारत में प्रथम रेलवे लाइन जिस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी वो था डलहौजी। और भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण हुआ था बम्बई से ठाणे 1853 में। वह कंपनी जिसने सर्वप्रथम भारत में रेल प्रारंभ किया था ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे। ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ था डलहौजी के समय में। पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट 1844 से 55 के दौरान स्वरूप में आने वाले थे लॉर्ड डलहौजी। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम क्रियान्वित किया गया था लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में। 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया था कैनिंग ने। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो वह था कैनिंग, भारत का कैनिंग। और अपने पुत्र के साथ पर स्थान पर दूसरे अधिकारियों को गोद लेने का अधिकार पुनः प्राप्त खत्म कर दिया गया था 1858 की सामग्री घोषणा के द्वारा। मतलब के लेने का अधिकार पुनः स्थापित किया गया था। और महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी नियुक्त किया गया था 1858 में। वह गवर्नर जनरल जिसने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया था एलन बरो था। एलन ने खत्म किया था स्लैवरी को, एलेवन स्लैवरी। और लॉर्ड कॉर्नवालिस ने क्या स्टार्ट किया था? स्थायी बंदोबस्त। और वेलेस्ली ने सहायता किया था। डलहौजी ने व्यापक सिद्धांत, कैनिंग 1857 विरोध किया था। लॉर्ड हेस्टिंग ने तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में था। और विलियम बेंटिक तो भाई 1829 में 17वां रेगुलेशन था। तो यहाँ पर कॉर्नवालिस क्या किया? स्थायी बंदोबस्त, याद रखिएगा। पेशवाई को समाप्त किया था 1818 में। और ये यहाँ पर देखेंगे सन जॉन सो निष्क्रियता के लिए था। और लॉर्ड एलनबरो सिंध का विलय, एलनबरो सिंध का विजय, डलहौजी अवध का विजय, वेलेजली चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, और डलहौजी अवध का विलय, और ये एलनबरो सिंध का विजय है। और यहाँ पर लॉर्ड डलहौजी ने अवध का विलीनीकरण किया था। डफरिन ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। और लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने 1833 का एक्ट पारित किया था। और लॉर्ड लिटन थे द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध के समय। और वह गवर्नर जनरल जो चतुराई से निष्क्रियता की नीति के साथ जुड़ा था वह जॉन लॉरेंस था। भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी। वह वायसराय जिसकी हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कर दी गई थी वही मेयो था। अफगानिस्तान के प्रति एक जोश भरी अग्रनीति का अनुसरण
करने वाला जनरल था लीटन। भारत का वायसराय सबसे दीर्घकाल तक रहा लॉर्ड लिनलिथगो कर्जन। उसके बाद है भारत में स्थानीय स्वायत्त शासी संस्थाएं 1852 में सशक्त कर दी गई थी लॉर्ड रिपन द्वारा। इल्बर्ट बिल विवाद का संबंध था यूरोप के लोगों के मामलों की सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीशों पर लगाई गई अयोग्यता को हटाए जाने से। महिलाओं तथा बच्चों की कार्यावधि की घंटों को सीमित करने तथा स्थानीय समय का आवश्यकता नियम बनाने के प्राधिकृत करने के लिए प्रथम फैक्ट्री अधिनियम का अधिग्रहण किया गया था लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक माना जाता है रिपन को। और क्लाइव है बंगाल में दोहरा शासन के लिए, बेंटिंग है अंग्रेजी शिक्षा के लिए, और चार्ल्स मेडफॉग है प्रेस से प्रतिबंध हटाना, और लॉर्ड विलियम बेंटिक था सती प्रथा का। तो यहाँ पर क्लाइव क्लेवर से दोहरा शासन लगा दिया था बंगाल में, बेंटिंग ने अंग्रेजी शिक्षा पर जोर दिया था, और चार्ल्स मेडफॉग प्रेस पर प्रतिबंध हटाना, और लॉर्ड विलियम बेंटिक सती प्रथा का अंतर, लॉर्ड रिपन स्वायत्त शासन, लॉर्ड कर्जन बंगाल का विभाजन। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना हुई थी कर्जन के शासनकाल में, और प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट पारित हुआ था लॉर्ड कर्जन के टाइम में। भारत में कर्जन के प्रशासन की तुलना अंग्रेज औरंगजेब से गोखले ने की थी। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड हार्डिंग तथा लॉर्ड इरविन वायसराय का सही क्रम है। तो पहले कर्जन ने मर्जन कर दिया था हार्डिंग का, फिर हार्डिंग ने चेम्सफोर्ड कर दिया था, फिर चेम्सफोर्ड का इरविन आया था। फूट डालो लाज करो किसकी नीति थी, तो सभी को पता होगा कर्जन। ऋण अपनाई गई थी कर्जन ने कर्जा दे के सबको फूट डाल कर राज कर लिया। वह गवर्नर जनरल जिसने सबसे पहले पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था मुसलमानों को जीतने व उन्हें कांग्रेस के विरोध करने के लिए इस्तेमाल किया, वह लमिंटो था। भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था लीडिंग। और पिट्स इंडिया एक्ट आया था किसके काल में, सफेदन हेस्टिंग के काल में। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स डलहौजी, और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जीसी डलहौजी, और इल्बर्ट लिपन ER, और ठगी का दमन विलियम बेंटिक, और रिंग फेंस की नीति वारेन हेस्टिंग। और ब्रिटिश भारत की राजनीति का कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण क्रियान्वयन हुआ लॉर्ड हार्डिंग के काल में। चूक का सिद्धांत हड़प नीति डलहौजी, बंगाल का विभाजन कर्जन, बंगाल में दोहरा शासन क्लाइव, और सामाजिक सुधार बेंटिंग ने किया। भारत में बंगाल में फोर्ट बंगाल में फोर्ट विलियम प्रेसिडेंसी चार्ल्स कॉर्नवालिस ने किया। फोर्ट विलियम कॉर्नवालिस। और रेगुलेटिंग एक्ट दूसरा अर्ल और पहला मॉक्सिन, ठीक है, और 1773 का अधीन था। और भारत का गवर्नर जनरल चार्टर एक्ट 1833 अधीन था। जेम्स एंड्रूज ब्राउन रैमजे डलहौजी के अर्ल और मैक्सिस में। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल वायसराय इंडियन काउंसिल एक्ट 1858 में था, गिलबर्ट जॉन एलियट मरे और किनीमंट मिंटो अर्ल। तो गवर्नर जनरल और सम्राट का प्रतिनिधि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो था वो आर्कीबाल्ड पार्सिवल्स वेवेल्स और वाइकाउंट और अर्ल वेवेल थे इसमें, ठीक है। ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव हम देखेंगे। भारत में उपनिवेशी शासनकाल में होम चार्जेस भारत में संपत्ति दोहन का महत्वपूर्ण अंग था। वह निधियां जो होम चार्जेस की संगठक थी वह लंदन में इंडिया ऑफिस के भरण पोषण के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली निधि भारत में कार्यरत अंग्रेज कर्मचारियों के वेतन तथा पेंशन देने हेतु प्रयोग में लाई जाने वाली निधि थी। शब्द इंपीरियल प्रेफरेंस का प्रयोग किया गया था भारत में ब्रिटिश आयातों पर दी गई विशेष रियायतों के लिए। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत के अंग्रेज उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ। इसका कारण था भारी उद्योगों का अभाव। स्तंभयादी बंदोबस्त लागू हुआ था कॉर्नवालिस के टाइम में, और अस्थायी बंदोबस्त किया था जमींदारों से। और लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा स्थायी बंदोबस्त शुरू कब किया था, 1793 में। और स्थिर स्थायी बंदोबस्त 1793 के अंतर्गत जमींदारों से अपेक्षा की गई कि वह खेतिहरों को पट्टी जारी करें जिनके जमींदारों में पट्टा जारी नहीं किया। इसका कारण था जमींदारों के ऊपर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं था। बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण था जमींदारों के लिए जमीन पर वंश परंपरा अनुसार अधिकार को स्वेच्छा से हस्तांतरित करने का अधिकार था। बंगाल कौन से मतलब 1885 में बंगाल बिहार में भूमि पर किराएदार के अधिकारों के बंगाल किराएदारी अधिनियम का लागू किया गया था। सर थॉमस मुनरो जिस भू राजस्व बंदोबस्त संबंधी वह थी रैयतवाड़ी। अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी बंदोबस्त
लागू किया था मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी में। अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम आरंभ की थी मद्रास प्रेसिडेंसी से और ब्रिटिश व्यवस्था में रैयतवाड़ी भू राजस्व संग्रहण प्रचलित था दक्षिण भारत में। रैयतवाड़ी बंदोबस्त के संदर्भ में सही कथन है किसानों द्वारा लगान सीधे सरकार को दिया जाता था। सरकार रैयत को पट्टे देती थी और कर लगाने की पूर्व भूमि का सर्वेक्षण मूल्य निर्धारण करती थी। ठीक है, तो रैयतवाड़ी किसने स्टार्ट किया था? वो था कौन था मुनरो 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 में तो ही रैयत है। और मुनरो रैयत। असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना 1839 में हुई थी। दादाभाई नौरोजी द्वारा प्रतिपादित अपवाद ड्रेन थियरी की परिभाषा है अंग्रेज भारत की राष्ट्रीय संपदा का एक भाग अथवा कुल वार्षिक उत्पादन ब्रिटेन को निर्यात कर दिया जाता है जिसके लिए भारत में कोई वास्तविक प्रतिफल नहीं मिलता था। अंग्रेजों के शासनकाल में भारत के आर्थिक दोहन के सिद्धांत को प्रतिपादित दादाभाई नौरोजी ने किया था। निकास के सिद्धांत का प्रतिपादन दादाभाई नौरोजी। भारत में उपनिवेश का आर्थिक आलोचक था दादाभाई नौरोजी थे। सुब्रमण्यम अय्यर तथा आर.सी. दत्त, बाल गंगाधर तिलक, आर.सी. दत्त, एम.जी. रनाडे तथा सर सैयद अहमद खान में से दादाभाई नौरोजी के उदार सिद्धांत में विश्वास नहीं करता था। सर सैयद अहमद खान पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक लिखी थी दादाभाई नौरोजी ने। दादाभाई नौरोजी की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वाधिक प्रभावी थी। उन्होंने इस बात से भी अभिव्यक्त किया कि ब्रिटेन भारत का आर्थिक शोषण कर रहा है। भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है, ये विचार कार्ल मार्क्स का था। 1858 पे आ गए हम, 57 सॉरी। तो अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों को चलने से एनफील्ड राइफल को शामिल किया गया था दिसंबर 1856 को। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तत्कालीन कारण था अंग्रेजों में धर्म हस्तक्षेप का संदेह। तो मंगल पांडे घटना हुई थी बैरकपुर में। मंगल पांडे सिपाही थे 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री में। 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने साहिब आलम का खिताब दिया था। किसने? बख्त खां ने दिया था। और 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण था ब्रिटिश साम्राज्य की नीति। 1857 की क्रांति प्रारंभ हुई थी मेरठ से और 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में संबंधित पहली घटना थी दिल्ली सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना। 1857 की स्वाधीनता का संग्राम का प्रतीक था कमल और रोटी। 1857 के संग्राम के झांसी, मेरठ, दिल्ली तथा कानपुर केंद्रों में सबसे पहले अंग्रेजों ने पुनः अधिकृत किया था दिल्ली को। 1857 की स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली वाराणसी में। 57 बरेली विद्रोह का नेता कौन था? तो खान बहादुर था बरेली का। और रानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थित है ग्वालियर में। रानी लक्ष्मीबाई के अंतिम युद्ध में सामना करना पड़ा था यूरोप से। 1857 का विद्रोह लखनऊ में जिसके नेतृत्व में आगे बढ़ा था वह था बेगम ऑफ अवध और वह महिला जिन्होंने 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था बेगम हजरत महल थी। इलाहाबाद में 1857 का संग्राम नेता था मौलवी लियाकत अली। 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या थी अवध से। नाना साहब का कमांडर इन चीफ था तात्या तोपे। अजीमुल्ला खां सलाहकार थे नाना साहब के। 1857 के विद्रोह के संदर्भ में नाना साहब, कुंवर सिंह, खान बहादुर खां तथा तात्या तोपे में वह जिसे उनके मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेज द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया वह तात्या तोपे थे। 1857 की क्रांतिकारी में जिसका वास्तविक नाम रामचंद्र पंडुरंग था वह था तात्या तोपे। कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह के एक प्रमुख नायक थे। वह संबंध थे बिहार से। पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता राजपूत कुंवर सिंह थे। 1857 की क्रांति का नेता दीवान मनीराम दत्त था। 1857 के विद्रोह का बिहार 15 जुलाई 1857 में 20 जनवरी 1858 तक केंद्र था जगदीशपुर का वह व्यक्ति जिसने 1857 की विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया वह कुंवर सिंह थे। जगदीशपुर के राजा थे कुंवर सिंह। 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित करने वाला था उरवा के ठाकुर कुशल सिंह। अजमेर, जयपुर, नीमच तथा आगुओं में से राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र था जयपुर। चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल और शहादत खां तथा माखनलाल चतुर्वेदी में 1857 के संघर्ष किया था शहादत खां ने। मौलवी अहमदुल शाह, मौलवी इंदुसाल, मौलाना इफ्तेखार खैराबादी तथा नवाब लियाकत अली से 1857 के अंग्रेजों में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था मौलवी अहमदुल्ला शाह। 1857 के विद्रोह को देखने वाले उर्दू कवि थे मिर्जा गालिब। सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब का मूल निवास था आगरा में। आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में भाग नहीं लिया भगत सिंह ने। सॉरी 1857 के विद्रोह में बेगम हजरत महल, कुंवर सिंह, ऊधम सिंह, मौलवी अहमदुल शाह से संबंध नहीं था। ऊधम सिंह थोड़ी न थे उस समय।
1857 के स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता करने वाला राजवंश था ग्वालियर के सिंधिया। भारत में शिक्षित मध्य वर्ग ने 1857 के विद्रोह से तटस्थता बनाए रखी। खेतिहर मजदूर, साहूकार, कृषक तथा जमींदार वर्गों में 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था। साहूकार तथा जमींदार ने झांसी, चित्तौड़, जगदीशपुर तथा लखनऊ में वह क्षेत्र जो 1857 की विद्रोह से प्रभावित नहीं था, वह चित्तौड़ था। बिहार के दानापुर, पटना, आरा, मुजफ्फरपुर, मुंगेर में 1857 के विद्रोह को प्रभावित भाग था मुंगेर। और वक्त खां था दिल्ली का। मौली अहमदुल्ला अवध के थे और कुंवर सिंह आरा के थे और नाना साहब कानपुर के थे। और यह है झांसी। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई थी। लखनऊ में बेगम हजरत महल थी। कानपुर में अजीमुल्ला खां थे और फैजाबाद में मौली अहमद साहब। ठीक है। और क्रांतिकारियों के नाम है, स्थान है। नाना साहब कहाँ से थे? कानपुर से थे। और नवाब हमीद अली खान दिल्ली से थे। और मौलवी अहमदुल्ला जो थे लखनऊ से थे। और मनीराम जो थे वो असम से थे। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग। और 1857 के विद्रोह के समय बैरकपुर में ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर था जॉन बेनेट हैरिस से। और 1857 के इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था कैनिंग ने। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री विस्कॉन पामस्टन थे। कौन था? विस्कॉन पामस्टन। 1857 का विद्रोह मुख्यतः असफल रहा क्योंकि किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी के कारण। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम असफल हुए क्योंकि भारतीय सिपाहियों के उद्देश्यों की एकता की कमी। प्रायः भारतीय राजाओं में ब्रिटिश सरकार का साथ दिया। ब्रिटिश सिपाही कहीं अच्छे सज्जित थे तो कहीं असंगठित थे। अगला है, अंग्रेज राजपूत राजाओं ने 1857 के विद्रोह को दबाने में सफल रहे क्योंकि स्थानीय शासकों में क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया। जनरल जॉन निकलसन, जनरल नील, मेजर जनरल हैवलॉक तथा सर हेनरी लॉरेंस में से वह ब्रिटिश अधिकारी जिन्होंने लखनऊ में अपना जीवन खोया, वह कौन थे? जनरल नील भी थे, मेजर जनरल हैवलॉक भी थे और हेनरी लॉरेंस भी थे। कथन है 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिश सरकार की स्वतंत्रता प्राप्त करने में असफल रहा। कारण है बहादुर जफर के नेतृत्व को जनसहयोग नहीं मिला था और अधिकांश महत्वपूर्ण रियासतों के शासक उनका साथ देने में कतरा रहे थे। तो कथन कारण दोनों सही, कारण कथन का स्पष्टीकरण कर रहा है। 1857 के विद्रोह को षड्यंत्र की संज्ञा दी थी सन जेम्स आउटरम तथा डब्ल्यू टेलर ने। वह आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था, वह थे सावरकर। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार थे एस.एन. सेन। भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कारणों का लिखने वाला भारतीय शासक थे सैयद अहमद खां। तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। ये कथन था आर.सी. मजूमदार का। 1857 की क्रांति के बारे में सही अवधारणा यह थी कि इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल को मृतप्राय बना दिया। और महारानी विक्टोरिया को भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा की गई थी 1 नवंबर 1858 को। सम्राज्ञी विक्टोरिया में 1858 घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीज़ें दिए जाने का आश्वासन किया गया। आश्वासन जिसे ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था वह था रियासतों को हड़पने की नीति को समाप्त कर दिया जाए। महारानी विक्टोरिया की घोषणा 1858 उद्देश्य था भारतीय राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने के लिए किसी विचार का परित्याग करना तथा भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत रखना। अगला है पब्लिक सर्विस आयोग, पील आयोग, हंटर आयोग तथा साइमन कमीशन। 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठित संबंधित थे वो पील आयोग थे। और 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांत में चयन किया, गोरखा, सिख, पंजाबी और उत्तर प्रांत में। तो अन्य जन आंदोलन है 1857 के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में सन्यासी विद्रोह, संथाल विद्रोह, नील विद्रोह तथा पावना उपद्रव से विप्लव हुआ था नील उपद्रव का। नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक थे दीनबंधु। नील दर्पण के दीनबंधु थे। वंदे मातरम गीत बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। और आनंद मठ उपन्यास की वास्तुकथा आधारित है सन्यासी विद्रोह पर। और वो विद्रोह जिसके उल्लेख बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में किया हुआ है सन्यासी विद्रोह। मुंगेर के बरहियाताल विरोध का उद्देश्य था बर्खास्त भूमि की वापसी की मांग। 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले वहाबी आंदोलन का मुख्य घटना हुई थी पटना में। कुका आंदोलन का संगठित किया था गुरु राम सिंह ने। पागलपंथी विद्रोह वस्तुतः एक विद्रोह था गारो का। पागलपंथ की स्थापना की थी करम शाह ने। फराजी विद्रोह का नेता था दादू मियाँ और फराजी थे हाजी शरीअतुल्लाह के अनुयायी। बेतु थम्पी ने
अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किया था केरल में। महाराष्ट्र में रामोसी पृथक जत्था स्थापित किया था वासुदेव बलवंत फड़के ने। समोसी विद्रोह का सही रूप से जिस भौगोलिक इलाके में हुआ था वह था पश्चिमी घाट। गडकरी विद्रोह का केंद्र था कोल्हापुर और मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति थी खोंद। और कोल विद्रोह का नेतृत्व किया था बुद्धू भगत ने। और बघेरा का बड़ौदा में। और छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह हुआ था 1820 में। और संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था सिद्धू कन्हू एवं भैरव चांद ने। 1855 में संथालों ने जिस अंग्रेज कमांडर को हराया था मेजर बरो था। भील विद्रोह, कोल विद्रोह, रंपा विद्रोह, संथाल विद्रोह में से वह घटना जो महाराष्ट्र में घटी थी वह थी भील विद्रोह। अगला है मेवाड़, बंगड़ और पास के क्षेत्रों की भीलों में सामाजिक सुधार के लिए लसोड़िया आंदोलन का सूत्रपात गोविंद गिरी ने किया था। उलगुलान विद्रोह जुड़ा था बिरसा मुंडा से। मुंडा विद्रोह को नेता था बिरसा मुंडा। जिस आदिवासी नेता को जगत पिता कहा जाता है बिरसा मुंडा कहा जाता है। बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र था रांची। जनजाति लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग किया था ठक्कर बापा ने। भारत में 19वीं शताब्दी के जनजाति विद्रोह के लिए जिसने साझा कारण मुहैया किया हुआ था जनजाति समुदायों की प्राचीन भूमि संबंधी व्यवस्था का संपूर्ण विदारक। हौजा विद्रोह हुआ था 1820 से 21 के दौरान। खैरवार आदिवासी आंदोलन हुआ था 1874 में। संबलपुर के अनेक ब्रिटिश विरोधी विद्रोहों का नेता था सुरेंद्र भाई। नील विद्रोह, संथाल विद्रोह और दक्कन के दंगों तथा सिपाही विद्रोह का कालानुक्रम है तो वह है पहले संथाल विद्रोह हुआ था, फिर सिपाही विद्रोह हुआ था, फिर नील विद्रोह हुआ था, फिर दक्कन के दंगे हुए थे। इस तरह से अगर आप SSND संथाल, सिपाही, नील और फिर दक्कन हुआ था। तो मोपला विद्रोह केरल में हुआ था और पाबना बंगाल में हुआ था। एका अवध में हुआ था। बिरसा बिहार में हुआ था। बी से बिरसा, बी से बिहार, मोपला केरल याद ही होगा, पाबना बंगाल और ये है एका अवध में। 1921 का मोपला विद्रोह हुआ था केरल में। और बैरकपुर विद्रोह हुआ था नवंबर 1824 में। नवंबर 1824 में। बरहामपुर विद्रोह हुआ था फरवरी 1857 में। और संथाल 55-56 पता ही होगा। बेल्लौर विद्रोह हुआ था 1806 को। ठीक है, बरहाम विद्रोह 57 फरवरी में हुआ 57 में। और ये बैरकपुर जो होता है 1824 में। कूका विद्रोह पंजाब में हुआ था। कूका, देखिए कूका कोकी, कूका पंजाब में हुआ था। कोली महाराष्ट्र में हुआ था। चुआर विद्रोह पश्चिम बंगाल में हुआ था। कुकी जो है त्रिपुरा में हुआ था। यहाँ पर कूका कुकी दोनों देखेंगे, एक कूका पंजाब में हुआ था, कुकी त्रिपुरा में हुआ था। कूली जो था, कोली महाराष्ट्र में हुआ था। अहोम थे गोमधर कुंवर और ताना भगत चतरा भगत थे। और अंग्रेजों के विरुद्ध भीलों द्वारा क्रांति प्रारंभ की गई थी मध्य प्रदेश तथा महाराष्ट्र में। और ये है ताना भगत आंदोलन जतराव प्रारंभ किया गया था 1914 में। महात्मा गांधी एवं उनके विचारों से प्रभावित होने वाले प्रथम आदिवासी नेता थे जोड़ानांग। आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास हम करेंगे। भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा स्थापित किया था कलकत्ता में। एशियाटिक सोसाइटी या बंगाल के संस्थापक विलियम जोन्स थे। और वाराणसी में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना जोनाथन डंकन ने की थी। दादा भाई नौरोजी, माइकल मधुसूदन दत्त और राजा राम मोहन राय तथा विवेकानंद में से वह जिन्हें पेरिस की रॉयल सोसाइटी की सदस्यता प्रदान की गई थी मधुसूदन दत्त थे। सर्वप्रथम भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था विल्किंस ने। और कालिदास की प्रसिद्ध रचना शकुंतला का पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद विलियम जोन्स ने किया था। और स्वतंत्रता पूर्व अवधि में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में आधुनिक शिक्षा के प्रसार का उद्देश्य था छोटे प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति हेतु शिक्षित भारतीयों की आवश्यकता। ब्रिटिश सरकार के जिस आंदोलन ने सबसे पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिए थे वो चार्टर अधिनियम 1813 का था। चार्ल्स वुड का आदेश पत्र संबंधित था शिक्षा से। हिंदी का पहला समाचार पत्र उद्दत मार्तंड प्रकाशित हुआ था कलकत्ता से। हंटर कमीशन की रिपोर्ट में विशेष जोर दिया गया था प्राथमिक शिक्षा के सुधार एवं विकास पर। और यह नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना 15 अगस्त 1906 को हुई थी। सैंडलर आयोग के संबंधित था शिक्षा आयोग से। और शिक्षा में सुधार हेतु सरकार ने सैडलर विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति की थी 1917 में। लॉर्ड मैकाले का संबंध अंग्रेजी शिक्षा से है। भारत के औपनिवेशिक काम में अधोमुखी निस्यंद सिद्धांत संबंधित था शिक्षा क्षेत्र से। भारत की शैक्षणिक नीति में फिल्टरेशन थ्योरी के प्रतिपादक थे लॉर्ड मैकाले। और भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव पड़ी थी 1835 के मैकाले के स्मरण पत्र से।
भारत में अंग्रेजी शिक्षा आरंभ हुई थी लॉर्ड विलियम कन्वेंशन बेंटिंग के शासनकाल में। भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय स्थापित हुए थे, कलकत्ता, मद्रास और बम्बई में 1857 में। जिसके सतत प्रयासों में बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। डी.के. कार्वे थे। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना संबंधी थी बी.जी. तिलक से। हिंदू कॉलेज कलकत्ता, दिल्ली कॉलेज, मेयो कॉलेज तथा मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज में सर्वप्रथम स्थापित हुआ था हिंदू कॉलेज कोलकाता का। डेविस हेयर और अलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर किसने कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी? राजाराम मोहन राय ने। बाल गंगाधर तिलक, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, मदन मोहन मालवीय में भारतीय विश्वविद्यालय की धार्मिक शिक्षा के लिए प्रबल रूप से वकालत की थी मदन मोहन मालवीय ने। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की शिलान्यास किया था लॉर्ड हार्डिंग ने। और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़ डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी तथा इलाहाबाद विश्वविद्यालय में सर्वप्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय घोषित हुआ था बनारस का हिंदू विश्वविद्यालय और वाराणसी को। भारत का पहला समाचार पत्र, आधुनिक भारत में प्रेस का विकास हम देखेंगे। तो यहाँ भारत का पहला समाचार पत्र बंगाल गजट था। वेलिजली, हेस्टिंग, एडम्स, डलहौजी ने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू किया था। वेलेजली ने 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट रद्द किया गया था रिपन द्वारा। और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का प्रवर्तन था लीटन। मतलब लगाने वाला ये था लीटन था और हटाने वाला जो था रिपन था। वह गवर्नर जनरल जिसके समय भाषा प्रेस अधिनियम समाप्त किया गया था वह थे रिपन। पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय था बाल गंगाधर तिलक। अमेरिका में हिंदू फ्री हिंदुस्तान अखबार शुरू किया था तारकनाथ दास ने। फारसी साप्ताहिक मिरातुल अखबार राजाराम मोहन राय ने प्रकाशित किया था। 1880 में इंडियन मिरर अखबार का प्रकाशन कलकत्ता से हुआ था। और गदर पत्र का प्रथम अंक प्रकाशित हुआ था। उर्दू भाषा में गदर पार्टी का पत्र गदर था, एक साप्ताहिक पत्र। और अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना शिशिर कुमार घोष ने की थी। लोकमान्य तिलक ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की सेवा के उद्देश्य से जो समाचार पत्र आरंभ किया था वो केसरी था। क्रांतिकारी काल की लोकप्रिय पत्रिकाओं जो अनेक कारणों से अंग्रेजी की आलोचना करती थी बंगवासी काल तथा केसरी। वह समाचार पत्र जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के काल में क्रांतिकारी आतंकवाद की वकालत की थी, वे संध्या, युगांतर तथा काल थी। तो अगला है सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया था स्वरचंद्र विद्यासागर ने। न्यू इंडिया लीडर, यंग इंडिया तथा फ्री प्रेस जनरल अखबारों में से मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था लीडर। द इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छपा जाता था उर्दू भाषा में। इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रथम संपादक थे मनसुख लाल नजर। एक साप्ताहिक के रूप में यंग इंडिया का शुभारंभ किया था होम रूल पार्टी ने। भारतीयों द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र था हिंदू पैट्रियट। नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पैट्रियट के संपादक थे हरिश्चंद्र मुखर्जी। अंग्रेजी साप्ताहिक वंदे मातरम के साथ अपने को संबंध किया था अरविंद घोष ने। इंडियन नेशन, पंजाब केसरी, प्रभाकर तथा डॉन जिससे अखबार को प्रकाशन पटना से होता था वह इंडियन नेशन था। और इस देश वाहिनी के संपादक थे रामकृष्ण पिल्लई। अंग्रेजी पत्र इंडिपेंडेंट जुड़ा था मोतीलाल नेहरू से। सुमेलित करना भारत मित्र था हिंदी और राष्ट्रगत था मराठी और प्रजा मित्र गुजराती था। नायक बंगाली था। दैनिक आज जो शिव प्रसाद गुप्त का था। द लीडर मदन मोहन मालवीय का था। द नेशनल हेराल्ड जवाहरलाल नेहरू का। द पायनियर जॉर्ज एलन का था। कानपुर से प्रकाशित जिस समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने बिजौलिया आंदोलन को समूचे भारत में चर्चा का विषय बना दिया था वह था प्रताप हरिजन के प्रारंभकर्ता थे महात्मा गांधी। गांधी जी द्वारा शुरू किए गए एक साप्ताहिक पत्र हरिजन का प्रथम अंक 11 फरवरी 1933 को प्रकाशित किया गया था पूना से। मराठी पाक्षिक बहिष्कृत भारत आरंभ किया गया था बी.आर. अम्बेडकर ने। अल हिलाल, कामरेड, द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट तथा जमींदार में से वह जर्नल जो अबुल कलाम आजाद द्वारा प्रकाशित था वह था अल हिलाल। तो वर्ष 1920 में लाहौर से लाला लाजपत द्वारा जिस हिंदू समाचार पत्र को प्रारंभ किया गया था वह था वंदे मातरम। तो इस सूची को सूची 2 से मिलान करना है। हिंदू था जी सुब्रमण्यम अय्यर, संपादक थे हिंदू के श्री सुब्रमण्यम अय्यर। सुधारक के थे गोखले। वॉइस ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी, बंगाली S.N. बनर्जी। और बॉम्बे क्रॉनिकल फिरोज शाह मेहता। कॉमनवेल्थ एनिवेशन लीडर मदन मोहन मालवीय। सर्चलाइट सच्चिदानंद सिन्हा। इंडिपेंडेंट मोतीलाल नेहरू। जस्टिस था T.M. नायर। तो अबुल कलाम आजाद थे अल हिलाल से। फिरोज शाह मेहता थे बॉम्बे क्रॉनिकल से। एनी बेसेंट थे न्यू इंडिया से। महात्मा गांधी यंग इंडिया से। लोकमान्य तिलक केसरी से।
कौमी आवाज़ पत्र का आरंभ किया था जवाहरलाल नेहरू ने। और नवजीवन थे एम.के. गांधी के। स्वराज था टी प्रकाशन का प्रभास था एन.जी. केलकर था। कौमी आवाज़ थी जवाहरलाल नेहरू की। महात्मा गांधी यंग इंडिया, बाल गंगाधर तिलक केसरी, एनी बेसेंट कॉमनवेल्थ। और बी.आर. अम्बेडकर थे मूक नायक। और एनी बेसेंट न्यू इंडिया थी। दादा भाई नौरोजी रफ्ता गुप्ता थे। और अगला है एनी बेसेंट द्वारा निकाले जाने वाले दो अखबार थे, कॉमनवेल्थ एंड न्यू इंडिया। विपिन चंद्रपाल थे न्यू इंडिया से। अरविंद घोष थे वंदे मातरम। और ब्रह्म माधव उपाध्याय संध्या से। मोहम्मद अली कॉमरेड थे। ये डांगे देश द सोशलिस्ट थे। और मुजफ्फर अहमद जो नवयुग से थे। गुलाम हुसैन इनकलाब थे। एम सिंगर वेलू जो थे लेबर किसान गजट से। सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन 19वीं शताब्दी के धर्म एवं सुधार आंदोलनों ने जनसंख्या के जिस वर्ग को मुख्यतः आकर्षित किया था वह था बुद्धिजीवी, नागरिक, उच्च जातियां, उदार रजवाड़े। कथन है 19वीं सदी के सामाजिक धार्मिक आंदोलनों के कारण भारत का आधुनिकीकरण हुआ। और कारण है सामाजिक धार्मिक आंदोलनों के मूल बुद्धिवाद, वैज्ञानिक दृष्टिकोण तथा अन्य ऐसे विचार थे जो आधुनिकता के आधार पर माने जाते थे। एक यार दोनों सही आर्य की व्याख्या कर रहा है। कुलीन जमींदार, नवीन धनवान व्यापारी, शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग तथा शिक्षित मुसलमान में से वह वर्ग जिसे सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया था वह शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग था। भारतीय जागृति का जनक कहलाता है राजा राम मोहन राय। भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है राजा राम मोहन राय को। भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर माना जाता है राजा राम मोहन राय को। भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष माना जाता है राजा राम मोहन राय को। राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था थी आत्मीय सभा। राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी 1928 में। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी अकबर सेकेंड ने। राजा राम मोहन राय की समाधि बनी है ब्रिस्टल इंग्लैंड में। अगला है कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी टबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंसेशन तथा इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन में से केशव चंद्र सेन का संबंध है टेबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंसेशन तथा इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना से। भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक थे केशव चंद्र सेन। और ब्रह्म समाज का सिद्धांत आधारित है एक देववाद से। बाल विवाह, सती प्रथा, पाश्चात्य शिक्षा तथा मूर्ति पूजा से वह जिसका विरोध राजा राम मोहन राय ने किया था पाश्चात्य शिक्षा का नहीं किया था पाश्चात्य शिक्षा का ब्रह्म समाज के बारे में सही है। इसने मूर्ति पूजा तथा विरोध तथा धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या और इसके पुरोहित वर्ग को अस्वीकार है। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिध्वनि थे स्वामी विवेकानंद। विवेकानंद शिकागो में आयोजित पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन्स में भाग लिया था 1893 में। प्रख्यात सामाजिक सुधारक जिसने ज्ञान योग, कर्मयोग और राजयोग नामक पुस्तकें लिखी वो स्वामी विवेकानंद हैं। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने 1897 में किया था। शारदा मणि रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी। दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित था आर्य समाज। आर्य समाज की स्थापना हुई थी 1875 में। वेदों का पुनरुत्थान का श्रेय स्वामी दयानंद सरस्वती को जाता था। वेदों की ओर चलो दयानंद सरस्वती। भारत का मार्टिन लूथर स्वामी दयानंद सरस्वती कहलाते हैं। सत्याग्रह प्रकाश की रचना की थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने। सत्याग्रह प्रकाश है आर्य समाज की पुस्तक। और शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया था आर्य समाज ने। अच्छा शासन सुशासन का स्थापन नहीं है कहा स्वामी दयानंद ने। और उसके बाद वह व्यक्ति जिसने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रगान माना वह स्वामी दयानंद थे। तुलसीदास, राजा राम मोहन राय, विवेकानंद, दयानंद सरस्वती का सही क्रम है। तुलसीदास पहले होंगे, राजा राम मोहन राय, फिर दयानंद सरस्वती, फिर स्वामी विवेकानंद। महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना की थी आत्माराम पांडुरंग ने। और प्रार्थना आत्मा के लिए किया जाता है तो इस तरह से याद करिए। महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज का मुख्य संचालन एन.जी. रनाडे है। और अगला है देव समाज के संस्थापक कौन थे तो शिव क्या है देवता है तो शिव देव। तो देव समाज शिव ने किया था। और 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने किया था 1873 में। और गुलामगिरी की लेखिका ज्योतिबा फूले ही थे। और पिछड़े वर्गों का उत्थान मुख्य कार्यक्रम जो सत्यशोधक समाज था सत्यशोधक समाज में संगठित किया था महाराष्ट्र में एक जाति विरोधी आंदोलन को। वह बंगाली नेता जिसने सामाजिक धार्मिक सुधारों का विरोध किया और रूढ़िवाद का समर्थन किया वह राधाकांत देव थे। ये राधाकांत रूढ़िवादी के फॉलोअर थे। राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक सिद्धदयाल साहब। और महाराष्ट्र का वह सुधारक जिसे लोकहितवाद नाम दिया गया गोपाल हरि देशमुख थे। महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह हेतु अभियान का नेतृत्व किया था विष्णु परशुराम पंडित ने। 19वीं सदी के महानतम पारसी समाज सुधारक थे बहराम जी एवं मलाबारी। दी एज ऑफ कॉन्सेप्ट एक्ट पारित हुआ था 1891 में। उसका प्रधान संबल था सामाजिक धार्मिक सुधार जिसने सामाजिक बुराइयों के निराकरण के लिए विधान निर्माण का सहारा लिया और विवाह
बाल विवाह पर्दा प्रथा के उन्मूलन के लिए अविराम परिश्रम किया और सामाजिक समस्याओं तथा राष्ट्रीय स्तर पर विचार विमर्श को प्रोत्साहित करते हुए अपने भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन का उद्घाटन किया और उसके अधिवेशन में बहुत वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ होते रहे। इस उदाहरण सांकेतिक व्यक्ति महादेव गोविंद रनाडे के बारे में। तो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के समय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन का गठन किया गया था। इसके गठन के लिए उत्तरदायी कारण था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपने कार्यक्रम में सामाजिक सुधारों को नहीं रखना चाहती थी, इसलिए प्रस्तुत उद्देश्य के लिए उसने अलग से संगठन बनाने का सुझाव दिया। सही कथन है। केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में ब्रह्म समाज ने नारी शिक्षा के लिए आंदोलन चलाया। विनोबा भावे ने शरणार्थियों में काम करने के लिए सर्वोदय समाज की स्थापना की। 1856 में कानून पारित हुआ वह है धार्मिक सुविधा कानून तथा हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून। पश्चिम भारत के डी.के. कार्वे का नाम जिस संदर्भ में आता है वह स्त्री शिक्षा विधवा पुनर्विवाह के लिए। वह व्यक्ति जिसने विधवा पुनर्विवाह के लिए संघर्ष किया और उसने कानूनी रूप से बैच बनाने में सफलता हासिल की, ईश्वरचंद्र विद्यासागर थे। तो सही कथन इसमें से है। 1829 में विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा को कानून द्वारा अपराध घोषित कर दिया। 1856 में सरकार ने कानून बनाया जिसके अनुसार हिंदू विधवाएं पुनर्विवाह कर सकती थी और 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना हुई। अगला है 1843 में पश्चिमी कानूनी बना दिया गया था गुलामी दास्तों को 1843 में। 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट को पारित करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी केशव चंद्र सेन ने। बाल विवाह प्रथा को नियंत्रित करने हेतु 1872 में सिविल मैरिज लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु निर्धारित की गई थी 14 वर्ष। 1853 में जन्मे पश्चिमी भारत के पारसी थे। इंडियन इंस्पेक्टर तथा वॉयस ऑफ इंडिया के संपादक थे। ये एक समाज सुधारक थे और संपत्ति आयु अधिनियम 1891 के पक्ष में प्रमुख संघर्षकर्ता थे तथा इन तथ्यों से संबंधित थे B.M. मालाबारी। और शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कों के विवाह की न्यूनतम उम्र 14 से 18 वर्ष हो गई थी। 14 वर्ष लड़की की और 18 वर्ष लड़कों की। शारदा एक संबंधित था बाल विवाह प्रतिबंध से। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी मैडम H.P. ब्लॉवेट्स्की ने। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना मुख्यतः थी एनी बेसेंट के कारण। तो राजा राम मोहन राय ने क्या किया था? ब्रह्म समाज की स्थापना। दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की। विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन। महादेव गोविंद रनाडे ने प्रार्थना समाज की। ठीक है। और प्रार्थना समाज थे आत्माराम पांडुरंग और थियोसॉफिकल सोसाइटी एनी बेसेंट थी। और आत्मीय सभा से थे राजा राम मोहन राय। देखिए आत्मीय सभा से राजा राम मोहन राय थे और भारतीय ब्रह्म समाज केशव चंद्र थे राधा स्वामी सत्संग तुलसीदास थे। और ब्रह्म समाज कलकत्ता में हुआ था। मानव धर्म सभा सूरत में हुआ था। आर्य समाज बम्बई में और नवदा उल उलमा लखनऊ में। अगला है सत्य शोधक समाज ज्योतिबा भाई फुले और होमंडल एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ सर सैयद अहमद खां और तत्वबोधिनी सभा देवेंद्रनाथ टैगोर और दी सर्वेंट्स ऑफ द इंडियन सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले। एस.जी. सीतलवाड़ B.N. राव तथा आल्हादी कृष्ण स्वामी अय्यर प्रख्यात सदस्य थे सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की गई थी गोपाल कृष्ण गोखले ने। बहुजन समाज का संस्थापक था मुकुंदराव पाटिल। नडारों द्वारा मंदिरों के प्रवेश के अधिकार की मांग की प्रस्तुति के कारण 1899 में भयंकर दंगल हुए थे तिरुनेलवेली में। यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं उन्हें कभी भगवान नहीं मानूंगा, कहा था बाल गंगाधर तिलक ने। राजा राम मोहन राय ने यह कहा था कि हिंदू धर्म का शुद्धतम रूप उपनिषदों में निहित है। केशव चंद्र सेन ने कहा कि ब्रह्मवाद को विश्व धर्म बनाना चाहिए। दयानंद सरस्वती हिंदू धर्म की पहचान वेदों में संस्थापित धर्म से की और रामकृष्ण परमहंस ने इस पर जोर दिया कि ईश्वर तक पहुँचने के कई मार्ग हो सकते हैं। समाज सुधारक जो संस्कृत भाषा में प्रवीणता के लिए जाने जाते हैं दयानंद सरस्वती, ईश्वरचंद्र विद्यासागर एवं राजा राम मोहन राय थे। सही कथन है। ब्रह्म समाज एकेश्वरवाद का समर्थन करता था और आर्य समाज की शिक्षा के विकास में योगदान दिया और कृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की। भारत में नारी आंदोलन का आरंभ किया था ज्योतिबा बाई फुले ने। ब्रह्म समाज और रामकृष्ण मिशन और आर्य समाज में समानता थी। तीनों ही राजनीतिक उद्देश्यों के लिए नहीं बने, लेकिन तीनों ही देवभक्ति की भावना के लिए विकास में सहायता की। और सही कथन है। डॉक्टर एनी बेसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी थी। थियोसॉफिकल सोसाइटी का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय मद्रास में है और स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की। दार उल उलूम की स्थापना की थी मौलाना हुसैन अहमद ने। अगला देवबंद आंदोलन यूपी में आरंभ हुआ था 1866 में ईस्वी में और 1924 का बंगाल का तारकेश्वर आंदोलन विरुद्ध था। मंदिरों के भ्रष्टाचार का हाली पद्धति संबंधित है बंधुआ मजदूर से। कांग्रेस की पूर्व स्थापित राजनीतिक संस्थाएं
तो भारत में जिस राजनीतिक संगठन की स्थापना 1838 में हुई उसका नाम था जमींदारी एसोसिएशन, द दक्कन एसोसिएशन, द इंडियन एसोसिएशन, द मद्रास महाजन सभा एवं द पूना सार्वजनिक सभा में से, जिसने 1875 में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधि की मांग की, वह थी द पूना सार्वजनिक सभा। इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक थे एस.एन. बनर्जी। राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था थी इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता। सत्येंद्रनाथ टैगोर, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, आर.सी. दत्त तथा सुभाष चंद्र बोस में से वह नेता जो ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विस से बर्खास्त किया गया था वह था सुरेंद्रनाथ बनर्जी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी द्वारा स्थापित उस संगठन का नाम, जिसका 1886 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के विलय हो गया, इंडियन नेशनल कांग्रेस था। राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी। सही कालक्रम में बॉम्बे एसोसिएशन, इंडियन लीग और इंडियन एसोसिएशन और मद्रास महाजन सभा। मद्रास महाजन सभा की स्थापना 1884 में हुई थी। 1885 में स्थापित मुंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के संस्थापक में से फिरोज शाह मेहता थे। ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी थी लंदन से, और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन संबंधित है लंदन से, और नेशनल इंडियन एसोसिएशन लंदन से। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया और नेशनल, ये तीनों लंदन से थे। इंडियन एसोसिएशन थी कलकत्ता से। संस्थाई क्रम में देखेंगे, बंग भाषा पहले प्रकाशित हुई थी, फिर लैंड होल्डर सोसाइटी, फिर बंगाल ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, फिर इंडियन लीग। सही है लैंड होल्डर सोसाइटी, द्वारकानाथ टैगोर ने, और ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी विलियम एडम्स ने। इंडियन एसोसिएशन आनंद मेहता सोसाइटी, इंडियन एसोसिएशन सोसाइटी आनंद मोहन बोस ने, इंडियन एसोसिएशन बनर्जी ने। और इंडियन लीग शिशिर कुमार घोष, इंडियन एसोसिएशन आनंद मोहन, इंडियन एसोसिएशन आनंद मोहन। और भारतीय राष्ट्रीय उदार संघ का सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे, और यूनाइटेड इंडिया के सर सैयद अहमद खां थे। और अमेरिकन एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल 1784, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बॉम्बे 1804, और मतलब 10 साल बाद, 10 नहीं 20 साल बाद। और रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ग्रेट ब्रिटेन था ये 23 में। लैंड होल्डर सोसाइटी ऑफ बंगाल था 38 में, 1838 में। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन राधाकांत देव, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन केटी तैलंग, और सेंट्रल मोहम्मद नेशनल एसोसिएशन, ये जो था ये सैयद अमीर अली थे, और सर्वेंट्स ऑफ इंडिया एसोसिएशन गोपाल कृष्ण गोखले थे। और है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी ए.ओ. ह्यूम ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस संस्थापक थे सैनिक सेवक। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन भाग लेने वाले प्रतिनिधि की संख्या 72 थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन बम्बई में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पहले अध्यक्ष थे W.C. बनर्जी, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1885 महासचिव ए.ओ. ह्यूम था। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय लॉर्ड डफरिन था, और कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक संख्या प्रतिनिधि बताते हुए मजाक उड़ाया था लॉर्ड डफरिन ने। दादा भाई नौरोजी, सुब्रमण्यम अय्यर, जस्टिस रनाडे तथा सुरेंद्रनाथ बनर्जी से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं था सुरेंद्रनाथ बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। कांग्रेस के लिए समर्थन प्राप्त करने के लिए 1889 में एक समिति स्थापित की गई थी। समिति का सभापति था विलियम डिम्बी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचन यूरोपीय अध्यक्ष था जॉर्ज यूले। फिरोज शाह मेहता, हकीम अजमल खान अब्दुल गफ्फार खान तथा सर सैयद अहमद में से जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में कभी संबंध नहीं रहे वो सर सैयद अहमद खान थे। लाला लाजपत राय, एनी बेसेंट, मोतीलाल नेहरू तथा बाल गंगाधर तिलक में वह जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कभी नहीं चुना गया वो थे बाल गंगाधर तिलक। लाल बाल और पाल त्रिगुट का व्यक्ति जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ वह लाला लाजपत राय थे। सुचेता कृपलानी अरोड़ा, आसफ अली, एनी बेसेंट तथा विजय लक्ष्मी पंडित ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रही थी एनी बेसेंट। वह अधिवेशन जिसके लिए कांग्रेस ने पहली बार एक महिला को अध्यक्ष बनाया, कलकत्ता अधिवेशन 1917 का था। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन दादा भाई नौरोजी थे अध्यक्षता में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मुस्लिम लीग दोनों लखनऊ 1916 में अधिवेशन लखनऊ समझौता संपन्न हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन बकीपुर में हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वह अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मुझे लेकर रहूंगा, यह लखनऊ अधिवेशन 1916 में कहा गया था। C.R. दास ने जब कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में कार्य किया तो जेल में अल्फ्रेड वेब 1894 में कांग्रेस के अध्यक्ष थे। कांग्रेस आंदोलन ने न तो लोगों द्वारा प्रेरित था न ही उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था, कहा था सर सैयद अहमद खान ने। और है
कांग्रेस के पतन के लिए लड़खड़ा रही है। मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा है कि जब तक मैं भारत में रहूं, कांग्रेस शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करने में मतलब जब तक मैं भारत में हूँ इसके मतलब इसको ख़त्म होने में शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना है। ये कथन कहा था लॉर्ड कर्जन ने। और अध्यक्षीय संबोधन के समय जिस कांग्रेस अध्यक्ष ने हिंदी भाषा में लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की, सुभाष चंद्र बोस थे। वह स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने भारत के स्वतंत्र प्राप्ति के बाद सुझाव दिया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस समाप्त कर दिया जाए, महात्मा गांधी थे। अमृतसर के भारतीय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन 1919 के प्रस्ताव के अनुसार महात्मा गांधी कांग्रेस का नया संविधान लिखने के लिए उनके सहयोग हेतु चुना गया था, एन.सी. केलकर तथा आई.बी. सेन को। और है कांग्रेस के एक अधिवेशन में एक गवर्नर जनरल ने भाग लिया था। वह गवर्नर जनरल था, अधिवेशन का स्थल था लॉर्ड विलियम, बम्बई 1915 का। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता श्री विजय राघवचेरिया ने की थी, नागपुर अधिवेशन 1920 का था। कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की थी नागपुर अधिवेशन में। 1922 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष थे चित्तरंजन दास। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्षों का सही क्रम है महात्मा गांधी, श्रीमती सरोजिनी नायडू, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी द्वारा की गई थी, बेलगांव का 1924 में हुआ था। अध्यक्ष देखेंगे और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सभाओं के स्थान देखेंगे। तो मोतीलाल नेहरू थे अमृतसर में 1919 में, सरोजिनी नायडू 1925 में थी, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बम्बई 1934 में थे, और अबुल कलाम आज़ाद रामगढ़ 1940 थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वह अधिवेशन जिसमें जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया, लखनऊ अधिवेशन था। वर्ष 1938 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता की थी सुभाष चंद्र बोस ने। ये थे कांग्रेस अध्यक्ष हैं और अधिवेशन स्थान है। डॉक्टर एम.ए. अंसारी मद्रास से थे, पुरुषोत्तम दास टंडन नासिक से थे, सरोजिनी नायडू कानपुर से, और सुभाष चंद्र बोस थे हरिपुरा से। तो सरोजिनी नायडू कानपुर से, सुभाष चंद्र बोस हरिपुरा से, और पुरुषोत्तम दास नासिक थे, और डॉक्टर एम.ए. अंसारी मद्रास थे। लगातार 6 वर्ष तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे अबुल कलाम आज़ाद। तो जब भारत स्वतंत्र हुआ तो उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे जे.बी. कृपलानी। ठीक है। और जनगण मन पहली बार गाया गया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1911 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था, अमृतसर अधिवेशन 1923 का था। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियो में आगे से करेंगे कांग्रेस में गर्म दल से आगे से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।